स्टूडेंट्स, आज हम लोग वैद्युत फ्लक्स के बारे में बात करेंगे। तो वैद्युत फ्लक्स समझने से पहले एरिया वेक्टर को समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। हिंदी में इसको क्षेत्रफल वेक्टर कहेंगे। तो बेसिकली ये समझ लीजिए, कोई भी सतह हो, ठीक है, तो उसमें उसका जो एरिया वेक्टर होगा, जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा, उसकी दिशा सदैव सतह से बाहर की तरफ होगी, सतह से बाहर की तरफ होगी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन को एन कैप से डिनोट करते हैं, एन कैप। ठीक है, ये फिगर ऐसा आपका बना हुआ है। इसकी डायरेक्शन को एन कैप से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो एरिया है, एरिया वेक्टर, उसको ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा ये है, ज़्यादा और चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपल बस क्योंकि समझने का लिए ये है, इसकी परिभाषा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको दिशा समझनी। देखिए, एक चीज़ और समझ लीजिए कि सतह कैसी भी हो, जैसे कि मान लीजिए ऐसी सतह है, ठीक है, कर्व है, तो इसमें जो भी आपका जो एरिया वेक्टर होगा वो हर एक बिंदु पे परपेंडिकुलर होगा। बस समझ में आई? जैसे इसमें आप एक टेंजेंट खींचिए, एक स्पर्शरेखा खींचे, उस पर नॉर्मल खींच दीजिए, यानी उस पर अभिलंब खींच दीजिए, तो दो जो डायरेक्शन आएगी वही इसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। और एरिया वेक्टर का ये भी है कि एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ होगा। जैसे कि ये सरफेस है, स्क्वायर वर्गाकार आकार है, तो इसमें अगर एरिया वेक्टर इस वाली सतह के लिए अगर एरिया वेक्टर इधर है, तो इसकी जो पीछे की जो सतह होगी उसके लिए एरिया वेक्टर इधर होगा। बात समझिए कि वो भी एक सतह है। जैसे कि आप एक कॉपी ले लीजिए, तो कॉपी में दो पृष्ठ आपको दिखते हैं, तो एक पृष्ठ से एरिया वेक्टर, ये कॉपी का ही मान लीजिए, तो एक पृष्ठ से एरिया वेक्टर इधर की तरफ से आ रहा है, तो दूसरे पृष्ठ से एरिया वेक्टर इधर भी बाहरी की तरफ होगा। क्लियर? लेकिन हमेशा उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, एन कैप क्या है? उसकी डायरेक्शन को शो करता है। ठीक, क्लियर? तो ये आपका हो गया एरिया वेक्टर की परिभाषा। इसमें देख लीजिए, किसी समतलीय क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। क्षेत्रफल की दिशा क्षेत्रफल पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा है। हमेशा इसकी दिशा बाहर की ओर होगी, ये याद रखना। ठीक है, और जहां एन कैप बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश एकांक वेक्टर है, और वेक्टर ए क्षेत्रफल वेक्टर कहलाता है। क्लियर? तो यहाँ पे आ गए। अब आ जाइए वैद्युत फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? तो फ्लक्स बेसिकली क्या है? फ्लक्स को प्रदर्शित किसके द्वारा किया जाता है? फ्लक्स को अभी हम बहुत ही बेसिक लेवल पे, ये देखो, ये एक लिखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाओं द्वारा निरूपित किया जा सकता है। जहां विद्युत बल रेखाएं पास पास होती वहां वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, जहां दूर दूर होती वहां वैद्युत क्षेत्र निर्बल होता है। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स है क्या? वैद्युत फ्लक्स बेसिकली वैद्युत क्षेत्र का गुण है। मतलब वैद्युत फ्लक्स आपका किससे संबंधित हुआ? वैद्युत क्षेत्र से। परिभाषा में भी जब फ्लक्स की परिभाषा आएगी तो उसमें भी आपका वैद्युत क्षेत्र लगा होगा। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली रेखाओं की संख्या की माप है। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक स्केलर अदिश राशि है। तो आप यहाँ तक आप, ये इसकी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, जो ये मोटे उसमें लिखा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे आप ये समझ लो, और यह एक अदिश राशि है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे कि आप ये समझ लो कि कोई पृष्ठ है, ये आपका वैद्युत क्षेत्र है। तो इससे अभी जो है, अभी मान लो इससे कितनी, 1 2 3 4 5, ये आपका विद्युत क्षेत्र है। तो इससे 5 बल रेखाएं निकल रही हैं। ठीक है, और अगर दूसरा वाला, तो यही इससे जो फ्लक्स, विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है वो फ्लक्स कहलाती है इन जनरल।
मतलब बहुत बेसिक टर्म में बता रहा हूँ, ठीक। और अगर ये जो पृष्ठ हो जाए ये आपका कुछ ऐसा हो जाए, इस तरीके हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा तिरछा इसको कर देते हैं, मान लो ये हो जाए इस तरीके। तो अब जो है, अब इस पृष्ठ से बल रेखाओं की संख्या कुछ कम हो जाएगी। तो यानी कि हम ये कहेंगे इसमें देखिए अब 3 ही रेखाएं निकल रही हैं, यहाँ पे 5 निकल रही थी। तो हम ये कहेंगे कि इसका जो फ्लक्स है, जो फाई, ये वाला जो फ्लक्स है, ये वाला फ्लक्स बड़ा है या ज़्यादा है, ये वाला फ्लक्स कम है, ठीक है। इसका फ्लक्स कम है। बात समझ में आ गई? मतलब जितनी ज़्यादा विद्युत बल रेखाएं होंगी उतना ही फ्लक्स का मान उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक। और एक चीज़ और समझिए, किसी भी राशि को अगर आप एरिया से या क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है, किसी भी राशि को क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्षेत्रफल से एसोसिएट कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो वह उसका फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। तो वह उसका फ्लक्स कहलाता है। जैसे कि विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र को हम क्या करें, विद्युत क्षेत्र के साथ हमने एरिया लगा दिया, डीए, ठीक है। विद्युत क्षेत्र के साथ हमने डीए लगा दिया, एरिया, ए फॉर एरिया होता है, डीए मतलब स्मॉलर एलिमेंट, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये आपका बेसिकली आ गया विद्युत फ्लक्स। क्या आ गया ये, इसको फाई ई से प्रदर्शित करेंगे तो ये क्या हो गया, विद्युत फ्लक्स। ऐसे ही अगर आप जो है चुंबकीय क्षेत्र ले लो, उसको एम से प्रदर्शित करते हैं, उसको एरिया से एसोसिएट कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और इसमें देखिए परिभाषा भी देख लीजिए, ये कोई पृष्ठ है, इससे बल रेखाएं, देखिए बल रेखाएं निकल रही हैं, ठीक है, इससे बल रेखाएं निकल रही हैं, ठीक है। तो अब समझिएगा, मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है, तो इससे ये बल रेखाएं ऐसे थोड़ी तिरछी कर देते हैं, चलो अब अभी सीधी रखते हैं, इससे ये विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, ठीक। इसको एसोसिएट करना है किसके साथ, एरिया के साथ। ये इसका एरिया होगा, ठीक है, इस पूरे एरिया के साथ। इसका एरिया मान लो, स्मॉल एरिया हम डी ए ले लेते हैं, तो इसका और जो एरिया वेक्टर होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। मान लो ये सरफेस है, जैसे मैंने किताब का एग्जांपल दिया, तो किताब के से जो परपेंडिकुलर जो निकलेगा, ठीक है, तो एरिया वेक्टर इस केस में परपेंडिकुलर ही होगा, मतलब ई और डी ए की जो डायरेक्शन होगी वो समान होगी। भाई इस समय जो ई की डायरेक्शन हमने मानी है वो परपेंडिकुलर मानी है इस सरफेस पे, और जो डी ए होता है, जो एरिया डी ए मतलब एरिया वेक्टर हो गया, ठीक है। डी ए से मतलब यहाँ पे एरिया वेक्टर से है, तो जो एरिया वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब इसके लंब दिशा में होगा। हाँ स्टूडेंट्स, तो आपने ये देखा, ई और डी ए की जब डायरेक्शन बराबर होती है, एक ही दिशा में दोनों होते हैं, तब जो है ये देखिए, ये वही वाला आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, एक समान विद्युत क्षेत्र पृष्ठ अवयव डी ए है, जिसकी दिशा पृष्ठ अवयव पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश है। मतलब डी ए और ई की दिशा दोनों समान है, ठीक है। तो पृष्ठ अवयव डी ए की स्थिति पर विद्युत क्षेत्र ई है, स्केलर गुणन ई डॉट डी ए है, अवयव से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स कहलाता है। संपूर्ण पृष्ठ से जाने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर इंटीग्रल ए ई डॉट डी ए। इंटीग्रल ए का मतलब एरिया वेक्टर से है, कि मतलब पूरा का पूरा हमने एरिया को कवर किया है, ठीक है। तो जहाँ इंटीग्रल ए संपूर्ण पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन। अब देखो, अब इसमें एक चीज़ ये आती है कि मान लो, देखिए पहले वाले केस में क्या था, जो ई और डी ए दोनों की डायरेक्शन कैसी थी, समान थी। अब मान लो हम कोई ऐसा पृष्ठ लें
जिसमें कि जो आपकी जिसमें कि आपका जैसे जो डी ए है उसकी डायरेक्शन तो मान लो ये है डी ए, ठीक है, लेकिन जो आपकी विद्युत क्षेत्र लाइंस हैं, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं हैं, वो आपकी इसमें विद्युत बल रेखाओं की जो दिशा है वो आपकी मतलब उसकी अनुदिश नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि यही जो बुक में बना है यही वाला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं फिलहाल। ठीक, तो देखिए इसमें क्या हुआ है, जैसे कि ये कोई पृष्ठ है, ठीक, इस पृष्ठ का जो परपेंडिकुलर होगा वो तो डी ए होगा, आप आंख बंद करके उसको डी ए बना दो, ठीक। लेकिन अगर जो विद्युत क्षेत्र है वो कुछ इस तरीके दिया हुआ है, कैसे दिया है, इस तरीके दिया हुआ है, ये मान लो ई है, ये ऐसे, तो ये थीटा कोण है, ठीक, यानी कि ई और डी ए के बीच में एंगल कौन सा बन रहा है, थीटा। तो हम क्या करेंगे, इसका जो ई है विद्युत क्षेत्र है उसका कंपोनेंट डी ए की के अनुदिश निकालेंगे, ठीक है। इस ई का कंपोनेंट डी ए के अनुदिश निकालें, मतलब ई और डी ए दोनों की डायरेक्शन हमको सेम करनी है। तो देखो ये इसके ई इधर है, थीटा इधर है, ये डी ए है, तो डी ए की दिशा में ई का कंपोनेंट क्या होगा, ई कॉस थीटा, यही वेक्टर रेजोल्यूशन, ठीक है, ई कॉस थीटा हो जाएगा। तो अब इसका जो फॉर्मूला बनेगा, मतलब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल ई डॉट डी ए होता है, ई डॉट डी ए होता है, तो ई की जगह अब हम क्या लिखेंगे, ई कॉस थीटा। तो इसका फार्मूला फाई ई बराबर हो जाएगा इंटीग्रल ई कॉस थीटा इंटू डी ए, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए यही चीज़ आएगी, यदि, अच्छा एक चीज़ और, यदि विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं तो विद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा, यदि पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं तो विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। बाहर कब निकलती हैं, जब धनावेश होता है, ठीक है भाई, धनावेश में ही तो विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं, ठीक है। तो इस केस में फ्लक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और जब ऋणावेश ले रहे हैं तो फ्लक्स रेखाएं अंदर की तरफ जा रही हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, ठीक है। अब देखो, अब देखिए जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया कि जो है डी ए, नॉर्मली जो फार्मूला फ्लक्स का होता है वो आपका फाई ई इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए, ठीक है, फाई ई, ये फाई है, फाई इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए, ये डॉट है यहाँ पे, ठीक है, ये फार्मूला होता है फ्लक्स कैलकुलेट करने का, ठीक है। अब इसमें ये है कि अगर ई जो है, ई और डी ए दोनों बराबर है, मतलब दोनों की दिशा एक ही है, तो उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, तो ई इंटू डी ए हो जाएगा सीधे सीधे। और यदि उनके बीच का एंगल थीटा है तो अभी मैंने बताया कि ई को डी ए की डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट निकालते हैं, ई का कंपोनेंट डी ए की डायरेक्शन में निकालेंगे तो हो जाएगा ई कॉस थीटा, ई की जगह क्या हो जाएगा फिर, ई कॉस थीटा, और वो वैल्यू आप पुट कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा ई कॉस थीटा इंटू डी ए, ये इंटीग्रल ई कॉस थीटा इंटू डी ए, ठीक है। अब देखिए जहाँ डी ए, अगर ये वाली सिचुएशन है, देखिए डी ए की डायरेक्शन तो नॉर्मल ई है और ई की डायरेक्शन इधर है, तो ई का एक कंपोनेंट जो हम निकालेंगे, ई का कंपोनेंट डी ए की डायरेक्शन में निकाल लेंगे, तो वो थीटा कोण बना रहा होगा, तो ई कॉस थीटा इंटू डी ए हो जाएगा। तो जहाँ डी ए पृष्ठ अवयव डी ए को निरूपित करने वाला क्षेत्रफल एरिया वेक्टर है, चूँकि वेक्टर डी ए पृष्ठ का विलंबवत है, तो यदि वेक्टरों ई और डी ए के बीच कोण थीटा है, तब ई डॉट डी ए इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा,
अब फाई कैलकुलेट करेंगे तो इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा, बेसिकली ये ई कॉस थीटा इंटू डी ए है, ठीक है। तो ई कॉस थीटा बाहर आ गया तो इंटीग्रल डी ए हो गया, और डी ए इक्वल टू अगर ए मान लें, टोटल मतलब सतह का जो क्षेत्रफल है वो ए है, क्योंकि हमें संपूर्ण प्रश्न निकालना होता है ना, इंटीग्रल ए का मतलब ही संपूर्ण समाकलन से होता है, तो इंटीग्रल डी ए इक्वल टू ए हो गया। तो फाई इक्वल टू ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा, या इसको वेक्टर फॉर्म में फाई ई इक्वल टू ई डॉट ए लिख सकते हैं। अब इसमें कुछ विशेष स्थितियां हैं, वो विशेष स्थितियां कुछ खास नहीं है, देख लीजिए। देखो, यदि समतल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र ई के अभिलंबवत है, अर्थात थीटा बराबर 0, यदि समतल पृष्ठ ई के अभिलंबवत है, ठीक, मतलब सीधा सीधा है, तो जहाँ ई की डायरेक्शन है वही आपके, ये केस वैसे डिस्कस है ऑलरेडी। देखिए मतलब क्या, जैसे ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र की लाइंस हैं, या ये विद्युत बल रेखाएं हैं, और हमने इस यहाँ पे ऐसे ये पृष्ठ रख दिया, तो ये अभिलंबवत हो गया, ये ई है, और इससे जो एरिया वेक्टर आएगा वो भी तो ऐसे ही आएगा, इससे ये जो एरिया वेक्टर आएगा ई, ये ए, इसकी डायरेक्शन भी तो परपेंडिकुलर ही होगी सतह से, तो ई और ए के बीच का एंगल कितना है, यहाँ जो थीटा है वो ई और ए के बीच का एंगल है। बात समझना, मतलब एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र इन दोनों के बीच का कोण है, ठीक है। तो एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होगा सरफेस के, मतलब कि हमेशा अभिलंब होगा सरफेस के, सतह के, जो भी सतह आपने लिया हुआ है, और ई की डायरेक्शन आपको दी हुई होगी, ठीक। तो ई और ए का कोण अगर थीटा है, दोनों समान है, तो थीटा बराबर 0 हो जाएगा, तो कॉस 0 आपका 1 होता है, तो फाई इक्वल टू ई इंटू ए आ जाएगा, क्योंकि फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा होता है, ठीक। और यदि पृष्ठ, समतल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र ई के समांतर है, तो थीटा बराबर 90। देखो कैसे, मान लो ये समतल पृष्ठ है और ये विद्युत क्षेत्र के समांतर है, ठीक है। ये इस तरीके क्षेत्र रखा हुआ है, मतलब ये इस तरीके पृष्ठ रखा हुआ, पृष्ठ इस तरीके रखा हुआ है, ठीक है। और इससे जो है ये विद्युत क्षेत्र लाइन निकल रही है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, और इससे जो एरिया वेक्टर होगा या डी ए, ठीक है, या डी ए इसको बोलें, डी ए जो होगा वो तो हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा, तो ई और डी ए के बीच का कोण यहाँ कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री। जब थीटा 90 हो गया तो कॉस थीटा क्या हो गया, कॉस 90 बराबर 0, तो फाई इक्वल टू ये कॉस 90, कॉस 90 0, तो ये फाई बराबर भी 0 हो जाएगा। इस केस में फाई भी आपका क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए यही आपका आंसर आ रहा है, यदि समतल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र ई के समांतर, तो थीटा बराबर 90, कॉस 90 बराबर 0, यानी फाई बराबर ये कॉस 90 बराबर 0, ठीक है। और विद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं विमाएं, तो मात्रक निकालने के लिए सीधे सीधे फार्मूला पे जाइए, फाई बराबर ये कॉस थीटा, ई का मात्रक क्या होता है, एफ अपॉन ई का मात्रक इंटू ए का मात्रक, ई का मात्रक एफ अपॉन क्यू से आ जाएगा, एफ इक्वल टू ई क्यू होता है, एफ इक्वल टू ई इंटू क्यू, तो ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, एफ का होता है न्यूटन, क्यू का होता है कूलॉम, तो ई का मात्रक न्यूटन पर कूलॉम हो गया, इंटू ए का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या हो गया, फ्लक्स का मात्रक, तो फ्लक्स का मात्रक क्या हो गया आपका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ऐसे ही आप फाई ई का विमीय सूत्र, ई का विमीय सूत्र इंटू ए का विमीय सूत्र यहाँ से निकालें, ml क्यूब t-3 a-1 आ जाएगा। ओके, थैंक यू।